नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज की यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोक नीति एवं नीति आयोग से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके, नीति आयोग के संबंध में असत्य कथन है। नीति आयोग के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो पहला कथन है आपके, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही है। इसका गठन आपके कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। दूसरा कथन है आपके, नीति आयोग ने योजना आयोग को परिवर्तित करके किया। यानी नीति आयोग का गठन किन के स्थान पर किया? योजना आयोग को परिवर्तित करके। तो ये भी लाइन आपके सही है। अगला है, नीति आयोग एक कार्यकारी निकाय है। नीति आयोग एक कैसा निकाय है? कार्यकारी निकाय है। तो ये भी कथन आपके सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये उत्तर आपके सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर एक कार्यकारी आदेश द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा इसका गठन किया गया। इसलिए ये एक कार्यकारी निकाय है। और इसमें यह भी याद रखना है, ये निकाय आपके परामर्शदात्री है, संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसको अपन कहेंगे गैर संवैधानिक या इसको अपन और कह सकते हैं गैर सांविधिक या और कह सकते हैं गैर वैधानिक। और आगे अपन और शब्द काम में ले सकते हैं। कार्यकारी निकाय तो हो जाएगा, इसके अलावा संविधानेतर और एक नाम यहां पर और दे सकते हैं अपन इसको, या परामर्शकारी कह दीजिए, परामर्शदारी निकाय कह दीजिए। तो नीति आयोग आपके केवल एक मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा ही एक कार्यकारी आदेश जारी करके इसका गठन किया गया था। इसलिए ये आयोग आपके संविधानों के प्रावधानों के अनुसार गठित नहीं हुआ, न ही संसद ने कोई कानून बनाकर किया है और न ही ये कोई वैधानिक निकाय विधि बनाकर इसको स्थापित किया गया। इसलिए ये गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक और गैर वैधानिक या संविधानेतर या परामर्शकारी निकाय कहलाता है। संविधानेतर का मतलब है संविधान के प्रावधानों से इतर, यानी संविधान की स्थापना के बाद में अगर किसी संस्था का गठन होता है तो उसे कहते हैं संविधानेतर, यानी संविधान से अलग। तो ये आयोग आपके इस टाइप का हो जाता है। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है, नीति आयोग का पूरा नाम है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है आपके नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका पूरा नाम यही हो जाएगा आपके नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है, इसका नाम हिंदी में भी पूछा जाता है और हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका हिंदी में पूरा नाम है। और नीति आयोग की इंग्लिश में फुल फॉर्म ये हो जाएगी आपको। तो इसको भी थोड़ा याद रखना है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, नीति आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, इसमें एक
पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। तो पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये बात आपके बिल्कुल सही है। फिर बढ़ते आगे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति आपके प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। तो ये भी बात आपके बिल्कुल सही है। फिर अगला है, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत व उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। तो ये भी बात आपके बिल्कुल सही है। इसका मतलब सारे कथन आपके सही है, उपरोक्त सारे कथन क्या है, सही है। तो इसमें आपको याद रखना है, नीति आयोग के अंदर आपके नीति आयोग के अंदर 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिसमें होता आपके एक तो होता है अध्यक्ष, एक होता आपके उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं जो आपके पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। तो नीति आयोग में अधिकतम पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं, 5 होते हैं। फिर दूसरी बात, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। तो आपको यह भी याद रखना है, जब नीति आयोग का गठन हुआ था, गठन के समय प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें, प्रथम उपाध्यक्ष, तो उस समय आपके उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। यानी जिस समय नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, उस समय प्रथम उपाध्यक्ष के पद पर कौन थे, आपके अरविंद पनगड़िया। और प्रथम सीईओ आपके बने थे उस समय सिंधु सिंह खुल्लर। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो ये प्रश्न आपको विशेष तौर से याद रखना। इसके अंदर अधिकतम पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं, 5, जिसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। फिर इसके अंदर उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। एवं प्रथम सीईओ कौन थे आपके, सिंधु सिंह खुल्लर, और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया, स्थापना के समय। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आपके अध्यक्ष है डॉक्टर राजीव कुमार, और आपके जो ये सीईओ पद पर है वो है अमिताभ कांत। फिर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। नीति आयोग सहकारी संघवाद सिद्धांत पर आधारित है। ये उसी का प्रश्न है जो आपने पीछे दे रखा था, वापस देखिए कौन सा कथन सत्य है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो ये 3 कथन तो सत्य थे, चौथा कथन आपके था जो आगे ले लिया, नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये भी कथन आपके सही है। तो इसमें से आपके उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और चारों कथन आपके सही है। इसमें आपको याद रखना है, सहकारी संघवाद का मतलब है नीति आयोग जो भी नीतियां बनाएगा वो पूरे भारत संघ के लिए बनाएगा, पूरे भारत संघ के लिए बनाएगा। उसमें नीतियां आपके पूरे केंद्र स्तर पर और राज्य दोनों के लिए लागू होगी, दोनों के लिए ये काम करेगा। इसका मतलब ये सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, सरकार की गतिविधियों को सर्वप्रथम लोक नीति किसने कहा था। तो ये लोक नीति की परिभाषा के संबंध में बात हो रही है कि सरकार की गतिविधियों को ही लोक नीति किसने कहा था। तो यहां पर आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चार्ल्स मेरियम। ये बात किसने कही थी, चार्ल्स मेरियम ने कही, और कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इनको भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। फिर बढ़ते आगे कि लोक नीति को सर्वप्रथम हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम शामिल किया था। यानी लोक नीति को सर्वप्रथम लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम में किस विश्वविद्यालय ने शामिल किया, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने इसको शामिल किया था। और लोक नीति की
परिभाषा सरकार की गतिविधियां ही लोक नीति है। ये परिभाषा किसने दी थी? आपके चार्ल्स मेरियम ने। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, लोक नीति से क्या आशय है? लोक नीति से क्या आशय है? तो पहली लाइन है आपके, सरकार के वे नियम जो क्रियान्वयन से संबंधित होते हैं। सरकार के वे नियम जो क्रियान्वयन से संबंधित होते हैं। फिर है अगला, सरकार के वे नियम जो प्रशासन से संबंधित होते हैं। प्रशासन से संबंधित होते हैं। अगला, सरकार के वे नियम जो जनता से संबंधित होते हैं। जनता से संबंधित होते हैं। तो ये आपके कथन सही हो जाएगा, क्योंकि लोक नीति का निर्माण जनता के कल्याण के लिए ही किया जाता है और लोक नीति का मुख्य उद्देश्य यही है कि जनता का कल्याण किया जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सरकार के वे नियम जो जनता से संबंधित होते हैं वही आपके लोक नीति कहलाते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, लोक नीति से संबंधित पुस्तक द पॉलिसी साइंस के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको भी आपको याद रखना है। इस पुस्तक के लेखक है आपके डैनियल लर्नर। डैनियल लर्नर व लासवेल। डैनियल लर्नर व लासवेल इस पुस्तक के लेखक है। और आपको यह भी याद रखना है, द पॉलिसी साइंस, द पॉलिसी साइंस लोक नीति की प्रथम मानक पुस्तक मानी जाती है। लोक नीति की प्रथम मानक पुस्तक किसको माना जाता है? आपके द पॉलिसी साइंस, जिसके लेखक कौन है? आपके डैनियल लर्नर और लासवेल। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, लोक प्रशासन के विकास के किस चरण में लोक नीति पर विशेष बल दिया गया? लोक नीति पर विशेष बल दिया गया। तो लोक नीति के विकास की बात करें अपन, लोक प्रशासन के विकास की बात करें तो लोक प्रशासन के पंचम चरण के अंदर लोक नीति पर बल दिया गया। लोक नीति पर विशेष बल लोक प्रशासन के कौन से चरण में दिया गया? तो आपको याद रखना है, पंचम चरण में दिया था। फिर बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, भारत में लोक नीति के क्रियान्वयन का जिम्मा किसका है? यानी लोक नीति के निर्माण के बाद में उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो पहला ऑप्शन है आपके पंचायती राज विभाग, दूसरा ऑप्शन है लोक उपक्रम समिति, तीसरा ऑप्शन है आपके कार्मिक विभाग और चौथा है लोक नीति क्रियान्वयन विभाग। तो आपको याद रखना है, इसका उत्तर हो जाएगा कार्मिक विभाग। और कार्मिक विभाग के अंदर जो कार्यपालिका के जो नौकरशाह उसका कार्य होता है कि लोक नीति के क्रियान्वयन के लिए कार्य करे। सबसे पहले जिम्मेदारी तो होती है क्रियान्वयन की कार्यपालिका, और कार्यपालिका अपने अधीनस्थों के माध्यम से कार्य करवाती है। और जो कार्य कौन करता है? नौकरशाह। और नौकरशाह से संबंधित विभाग कौन सा है? कार्मिक विभाग। कौन सा विभाग है? आपके कार्मिक विभाग। तो लोक नीति का क्रियान्वयन आपके इस विभाग द्वारा किया जाता है। और अगर ये ऑप्शन में नहीं आए तो आपको कार्यपालिका करना है, या फिर नौकरशाह आ जाए तो नौकरशाह, और ये मिले तो आपको ये। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है आपके, भारत में लोक नीति का स्वरूप कैसा है? यानी लोक नीति किस प्रकार की है, उसकी प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति की बात करें तो लोक नीति का मुख्य उद्देश्य ही क्या है? जनता का कल्याण। जनता के कल्याण के लिए लोक नीतियां बनाई जाती है। तो इसका जो स्वरूप है, प्रकृति है, वो कैसी है? आपके जन कल्याणकारी। कैसी प्रकृति है? जन कल्याणकारी। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, किसी समस्या को सामने रखकर उसकी खोजबीन करने की संबंधित लोक नीति मॉडल क्या कहलाता है? यानी समस्या समाधान आधारित पर लोक नीति का जो मॉडल होता है वो मॉडल आपके कहलाता है कचरा पात्र मॉडल। यानी लोक नीति बनाने के लिए जो मॉडल काम में लिया जाता है, प्रतिमान काम में लिया जाता है, सिद्धांत काम में लिया जाता है, वो इस हेतु आपके कचरा पात्र मॉडल का प्रयोग किया जाता है। फिर बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन
कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 के अंदर। 6 अगस्त 1952 के अंदर जो योजना आयोग के कार्यों की समीक्षा करता था, तो इसका गठन आपके 6 अगस्त 1952 को हुआ था। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट, राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट या एक शब्द ये भी याद रखना, सर्वोच्च मंत्रिमंडल, सुपर कैबिनेट या सर्वोच्च मंत्रिमंडल की संज्ञा किसने दी थी? यानी किसने ये कहा था कि राष्ट्रीय विकास परिषद सुपर कैबिनेट है या सर्वोच्च मंत्रिमंडल है? तो ये शब्द आपने दिया था आपके के संथानम ने। किसने दिया था? के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। फिर बढ़ते आगे, अगला प्रश्न है अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि नीति आयोग ने एक कार्यक्रम चलाया था अटल इनोवेशन मिशन। तो इसका कार्यक्रम किसने बनाया था? तो वो हो जाएगा आपके नीति आयोग ने। फिर बढ़ते आगे, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है आपके प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। फिर बढ़ते आगे, अगला प्रश्न है निम्न में से लोक नीति का प्रकार नहीं है। निम्न में से लोक नीति का प्रकार कौन सा नहीं है? तो लोक नीति आपके 5 प्रकार की होती है, तो इसमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो तात्विक या तात्विक या सारगर्भित लोक नीति, ये होता है आपके। दूसरा है वितरणात्मक नीति, ये भी लोक नीति का एक प्रकार है। तीसरा है नियामक या नियंत्रणकारी नीति, तो ये भी एक लोक नीति का प्रकार है। चौथा है अभिजन वर्ग नीति, ये लोक नीति का आपके प्रकार नहीं होता है, ये लोक नीति का आपके प्रतिमान है। प्रतिमान है, लोक नीति बनाते समय प्रतिमान या मॉडल इसको काम में लिया जा सकता है, लेकिन ये लोक नीति का प्रकार नहीं है। तो इसमें आपको याद रखना है लोक नीति के प्रकार। लोक नीति के कुल कितने प्रकार होते हैं? आपके 5 प्रकार होते हैं। कुल कितने प्रकार? 5, जिसमें पहला है आपके तात्विक या सारगर्भित लोक नीति। तो इस लोक नीति के तहत सार्वभौमिक विकास की बात की जाती है, सबके कल्याण की बात की जाती है, तो ये सारगर्भित लोक नीति के अंदर आती है। फिर दूसरी है आपके वितरणात्मक लोक नीति। वितरणात्मक लोक नीति में आपके जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाली लोक नीति आपके किस लोक नीति के प्रकार के तहत आती है? तो वो हो जाएगी आपके वितरणात्मक लोक नीति, जिसके तहत आपको गेहूं चावल वगैरह दिया जाता है। तो ये किस लोक नीति का हिस्सा है? वितरणात्मक लोक नीति। फिर तीसरा है नियामक, तीसरी लोक नीति का प्रकार है आपके नियामक या नियंत्रणकारी लोक नीति। और इस लोक नीति को व्यापार वाणिज्य या आयात निर्यात के रूप में, आयात निर्यात के लिए इस नियामक या नियंत्रणकारी नीति के तहत कार्य किया जाता है। जैसे अपने देश के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अन्य देश की जो वस्तुएं आयात हो रही है उस पर टैक्स लगाना, उस पर टैक्स लगाकर वस्तु के मूल्य में संतुलन स्थापित करना, अपने देश के व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए जो नीति अपनाई जाती है वो आपके नियामक या नियंत्रणकारी नीति कहलाती है। फिर आपके लोक नीति का चौथा प्रकार है, चौथा प्रकार हो जाएगा आपके पुनर्वितरणात्मक लोक नीति। इसके तहत भूमि से संबंधित मामले सरकार किसी भूमि को ग्रहण करती है और फिर पुनः वितरण कर देती है। तो ऐसी लोक नीति आपके किस प्रकार में आएगी? पुनर्वितरणात्मक लोक नीति।
फिर लोक नीति का पांचवा प्रकार आपके विशेष लोक नीति या विशेष क्षेत्र हेतु लोक नीति। तो किसी विशेष क्षेत्र के लिए जो लोक नीति अपनाई जाती है विकास के लिए, उसे अपन विशेष लोक नीति कहते हैं। तो ये लोक नीति के 5 प्रकार है, इनको आपको याद रखना है। फिर बढ़ते हैं आगे। लोक नीति की विशेषताएं निम्न में से कौन सी है? लोक नीति की विशेषताएं निम्न में से कौन सी है? तो पहली है, नीतियां सकारात्मक या नकारात्मक होती है। तो ये बात आपके बिल्कुल सही है। लोक नीतियां जो भी बनती है आपके, कुछ सकारात्मक होती है, कुछ नकारात्मक होती है। जैसे कानून को कोई व्यक्ति तोड़ता है तो उसके लिए जो नीति बनाई जाती है वो आपके रोकने के लिए सजा देने का जो प्रावधान होता है वो नकारात्मक लोक नीति के तहत आता है। यानी कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं और प्रतिबंध लगाकर जो नीति बनाई जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? नकारात्मक लोक नीति। तो लोक नीति आपके सकारात्मक या नकारात्मक दोनों होती है, बिल्कुल बात सही है। फिर अगला है, लोक नीति समस्या समाधान है। लोक नीति क्या है? समस्या का समाधान है। तो ये बात भी सही है, क्योंकि लोक नीति जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए, कल्याण करने के लिए ही बनाई जाती है। फिर है, सरकार की गतिविधियों का एक सतत एवं निश्चित क्रम है। यानी जो लोक नीतियां बनाई जाती है वो एक सतत तरीके से बनाई जाती है। तो ये एक गतिविधियों का सतत एवं निश्चित क्रम होता है। तो ये भी बात आपके बिल्कुल सही है। फिर है, सरकार के लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करती है। यानी लोक नीति आपके सरकार के क्या उद्देश्य है उसको प्रतिबिंबित करती है, उसका आईना दिखाती है। तो ये बात भी आपके बिल्कुल सही है। तो इनमें से आपके चारों कथन सही हो जाएंगे। तो ये लोक नीति की आपके विशेषता हो जाती है। फिर इसके अलावा लोक नीति सरकार के उद्देश्य तो बताती है, लेकिन सरकार भविष्य के अंदर लोगों के कल्याण के लिए क्या योजना बना रही है उसको भी ये लोक नीति आपके प्रतिबिंबित करती है। भविष्य की योजनाओं को क्या करती है? प्रतिबिंबित करती है। तो ये लोक नीति की आपके विशेषताएं हो जाती है। फिर है आपके अगला प्रश्न, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष माना जाता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के समकक्ष इसको दर्जा प्राप्त होता है। यानी इस व्यक्ति को किस मंत्री के समान दर्जा प्राप्त होता है? तो वो हो जाएगा आपके कैबिनेट मंत्री का दर्जा। फिर आपको याद रखना है, जो इनके अंदर सदस्य होते हैं, इनके जो सदस्य होते हैं, तो सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। जबकि उपाध्यक्ष को किसका दर्जा प्राप्त होता है? कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है, इस नीति आयोग के अंदर जो सीईओ होते हैं वो आपके आईएएस अधिकारी और सचिव स्तर का होता है। आईएएस अधिकारी जो किस स्तर का होता है? आपके सचिव स्तर का होता है। उसी को सीईओ पद पर नियुक्त किया जाता है और वो व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है और उसकी रैंक आपके सचिव स्तर का वो अधिकारी होता है, जिसको उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है। फिर आपको ये भी याद रखना है कि नीति आयोग के अंदर कुल 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? 5 पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं? 5। और इनमें याद रखना है, पूर्णकालिक में आपके हो जाएगा 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी याद रखना, नियुक्ति आपके पीएम द्वारा की जाती है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। फिर बात करते हैं, इसके अंदर आपके 2 अंशकालिक सदस्य भी होते हैं। 2 अंशकालिक सदस्य भी नीति आयोग के अंदर होते हैं और ये किसी क्षेत्र में शोध करने वाले व्यक्तियों को ही यहाँ पर शामिल किया जाता है। फिर आपको याद रखना है, इसके अंदर 4 पदेन सदस्य के रूप में 4 पदेन सदस्य के रूप में आपके 4 पदेन सदस्य के रूप में पीएम द्वारा
प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद के मंत्री होते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद के मंत्री होते हैं, जो आपके कितने संख्या में होते हैं? 4 होते हैं, और पदेन सदस्य के रूप में ये नामित किए जाते हैं। और किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रधानमंत्री द्वारा इनको नामित किया जाता है। तो ये भी प्रश्न आपके कई बार आता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलो, तो ये आपके नीति आयोग एवं लोक नीति से संबंधित कुछ एग्जाम में आए हुए प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आगे हम अन्य टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।